हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वुंड हीलिंग की और फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग की। इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वुंड हीलिंग और वुंड रिपेयर इज़ द बॉडीज नेचुरल प्रोसेस। वुंड हीलिंग बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है ऑफ रीस्टोरिंग नॉर्मल फंक्शंस। जो भी नॉर्मल फंक्शंस होते हैं बॉडी टिश्यू के, उनको वापस से रीस्टोर करना या रीजनरेट करना। एंड स्ट्रक्चर आफ्टर इंजरी, जब कोई भी इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी और उस घाव को बोलते हैं वुंड। उस वुंड को नेचुरली जब बॉडी रिपेयर करती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वुंड हीलिंग। द एंटायर वुंड हीलिंग प्रोसेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स। ये जो पूरा वुंड हीलिंग का प्रोसेस है, ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चलते हैं। दैट बिगिनस एट द मोमेंट ऑफ इंजरी, जो इंजरी के मोमेंट से लेकर एंड कैन कंटिन्यू फॉर मंथ्स टू ईयर्स, जो महीनों से लेकर सालों तक चलता रहता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ हमारे पास वुंड हीलिंग की टोटल 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी फेजेस होती है? एक होता है ब्लीडिंग फेज, इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव एंड रीमॉडलिंग। जो ब्लीडिंग फेज होती है उसका एक और दूसरा नाम भी होता है जो कि होता है हीमोस्टेटिस फेज। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट फेज की। तो फर्स्ट फेज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, इंजरी होने के जस्ट फ्यू मिनट्स बाद प्लेटिलेट्स इन द ब्लड्स बिगिन टू स्टिक टू द इंजरी साइट्स। जो प्लेटिलेट्स होती है वो इंजरी साइट पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। दिस प्लेटिलेट्स, जो प्लेटिलेट्स होती है, कॉज अ फ्यू थिंग्स टू हैपन, दे चेंज इनटू अमॉर्फस शेप। यानी कि जो प्लेटिलेट्स होती है वो इंजरी साइट पे एक्यूमुलेट होती है, वहाँ पे इकट्ठा होती है और अमॉर्फस शेप के अंदर चेंज हो जाती है। मोर सूटेबल फॉर क्लोटिंग, जो मोर सूटेबल है ब्लड क्लोटिंग के लिए। एंड दे रिलीज chemical signals to promote clotting. This result in the activation of fibrin, which form a mesh act platelets to each other glued to bind. यानी कि जो सिग्नल्स भेजती है प्लेटिलेट्स, उस सिग्नल्स की भेजने की वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है और ब्लड क्लोटिंग के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है फिब्रिन। इसके लिए आपको ब्लड क्लॉटिंग समझ में आना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो पहले आप ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ें। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट एंड प्रोडक्ट जो बनता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर वो बनता है फिब्रिन। और वो जो फिब्रिन होता है वो यहाँ पर एक ग्लू की तरह काम करता है। यानी कि जो भी प्लेटिलेट्स है, जो भी सेल्स है, उन सबका एक क्लॉट बनाता है या फिर एक थ्रोम्बस बनाता है, जो क्या करता है, कीप्स प्लेटिलेट्स एंड ब्लड रिलीज ट्रैप्ड इन द वुंड एरिया। जो भी ब्लड सेल्स है, जो भी प्लेटिलेट्स है, उनको सबको वुंड एरिया के अंदर कलेक्ट करके रखता है और ब्लीडिंग को रोकता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इन्फ्लामेटरी फेज के बारे में। इन्फ्लामेटरी फेज जो होता है हमारे पास, वो सेकेंड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग है। इन्फ्लामेटरी फेज is right after the injury where the injured blood vessels leak transudate। यानी कि जब इंजरी होती है तो इंजर्ड ब्लड वेसल्स होती है ना, वो ट्रांसयूडेट को रिलीज करती है। अब ट्रांसयूडेट क्या होता है? ये कुछ एक लिक्विड होता है जो मेडअप ऑफ होता है सॉल्ट एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। कॉजिंग लोकलाइज स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन, बोथ कंट्रोल ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन। ये जो हमारे पास ट्रांसयूडेट होता है वो लोकलाइज स्वेलिंग कॉज कराता है और इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, जो क्या करता है, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन दोनों को कंट्रोल करती है। नाउ ड्यूरिंग दिस फेज, जो इन्फ्लामेटरी फेज होता है उसके अंदर डैमेज्ड एंड डेड सेल्स, जो भी डैमेज और डेड सेल्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है, क्लियर्ड आउट अलॉन्ग विद बैक्टीरिया पैथोजन, वो सब हट जाती हैं, वहाँ से क्लियर हो जाती है। साथ में बैक्टीरिया और पैथोजन भी क्लियर हो जाते हैं।
दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ये एक फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वुंड हीलिंग के थर्ड फेज़ के बारे में। सो वुंड हीलिंग के दोनों फेज़ हमने पढ़ लिए हैं, अब थर्ड फेज़ पे आते हैं। व्हेन द वुंड इज़ रीबिल्ड, जब वुंड रीबिल्ड होने लग जाता है, यानी कि वापस से घाव भरने लग जाता है विथ न्यू टिश्यूज़, वहाँ पे न्यू टिश्यूज़ की फॉर्मेशन भी होगा, मेड अप ऑफ कोलेजन एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जो न्यू टिश्यू होंगे वो कोलेजन से बनेंगे और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से बनेंगे। A new network of blood vessels must be constructed so that the granulation tissue, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उनका एक न्यू नेटवर्क तो ज़रूर बनेगा वहाँ पे, ताकि जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, यानी कि जो नए टिश्यू है जो ग्रो कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे ग्रैन्युलेशन टिश्यू। यानी कि जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू है कैन बी हेल्दी एंड रिसीव सफिशिएंट ब्लड एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो भी नए टिश्यू वहाँ पे बन रहे हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिले, ब्लड मिले, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। नाउ इन हेल्दी स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कि अगर एक हेल्दी स्टेज में है वुंड हीलिंग, अगर वुंड हीलिंग प्रॉपरली हो रही है, तो जो ग्रैन्युलेशन टिश्यू होंगे, यानी कि जो नए टिश्यू ग्रो कर रहे होंगे, वो इस पिंक और रेड एंड अनइवन इन टेक्सचर, यानी कि वो जनरली पिंक और रेड कलर में देखने को मिलेंगे। हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यू डज नॉट ब्लीड ईजीली। जो हेल्दी ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ होते हैं वो ईजीली ब्लीडिंग नहीं शो करते। डार्क ग्रैन्युलेशन टिश्यू कैन बी साइन ऑफ इन्फेक्शन, इस्चीमिया और पुअर परफ्यूजन। यानी कि अगर जो ग्रैन्युलेशन टिश्यूज़ है, जो नए टिश्यूज़ है जो फॉर्म हो रहे हैं, अगर वो डार्क है, इनका मतलब वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन है, उनको ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो चुका है। नाउ फाइनली एपिथेलियल सेल्स रीसरफेस द इंजरी एपिथेलाइजेशन, यानी कि जो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस अब इसके बाद में होता है, जिसके अंदर नए टिश्यूज़ कम्प्लीटली फॉर्म हो जाते हैं, हैपन फास्टर्स व्हेन वुंड्स आर कीप्ड मॉइस्ट एंड हाइड्रेटेड। यानी कि जब हम वुंड को या घाव को मॉइस्ट कंडीशन में और हाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर रखते हैं तो एपिथेलाइजेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी लास्ट फेज़ के बारे में, जो है मैच्योरेशन फेज़, या फिर हम इसको बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज़ या फिर स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन होता है इस रीमोल्डेड फ्रॉम टाइप 3 टू टाइप 1। जो कोलेजन होता है वो टाइप 3 से टाइप 1 के अंदर रीमोल्ड हो जाता है एंड द वुंड फुल्ली क्लोजेस, और जो घाव होता है, जो वुंड होता है, वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। द सेल्स that has been used to repair the wound but which are no longer needed। जो भी सेल्स थी जो वुंड को ठीक करने के लिए ज़रूरी थी और उस साइट पे थी, वो जिनकी ज़रूरत नहीं है, अब वो रिमूव हो जाती है बाय एपोप्टोसिस प्रोसेस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये दोनों प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से सेल जो इनकी ज़रूरत नहीं है वो रिमूव हो जाती है। जनरली remodeling begins about 21 days after an injury and can continue for year or more। जनरली एक वुंड को रिपेयर होने में 21 डेज तक लग सकते हैं, और अगर इंजरी बड़ी है तो वो कंटिन्यू रह सकते हैं फॉर अ ईयर भी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो कुछ होते हैं लोकल फैक्टर्स, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आगे वो होते हैं सिस्टमिक फैक्टर्स। सो अभी हम बात करते हैं लोकल फैक्टर्स। लोकल फैक्टर्स क्या होते हैं, दीज फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ हीलिंग, यानी कि रेट ऑफ हीलिंग को अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो टाइम है या फिर ड्यूरेशन है, जो भी टाइम है वुंड हीलिंग का, उसको अफेक्ट करेंगे। उसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम बोलेंगे लोकल फैक्टर्स। बाय डायरेक्टली अफेक्टिंग द नेचर ऑफ वुंड, ये नेचर ऑफ वुंड को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इन्फेक्शन, पुअर ऑक्सीजनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडीज़। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है या फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट है या इन्फेक्शन हो गया है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे इन्फेक्शन की।
तो जो पहला लोकल फैक्टर है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन एट द साइट ऑफ वुंड, अगर जहाँ पे वुंड है या फिर जो जहाँ पे घाव है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया है, कैन डिले वुंड हीलिंग, वो वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है। एंड आल्सो एबल टू प्रोड्यूस मोर इन्फेक्शन, और वो और ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोड्यूस करवाने के केपेबल भी है। नेक्स्ट है साइज़ एंड टाइप ऑफ वुंड, यानी कि साइज़ और टाइप ऑफ वुंड भी वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है या फिर रिड्यूस कर सकता है उसकी ड्यूरेशन को। स्मॉल वुंड हील क्विकली, जो स्मॉल वुंड होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं देन लार्ज वुंड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट फॉरेन बॉडीज़, एनी फॉरेन बॉडीज़ सच एज स्टील और ग्लास डिले इन हीलिंग कैन कॉज मोर पेन और डैमेज। अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट है जहाँ पे भी आपका वुंड है तो वो वुंड हीलिंग के प्रोसेस को डिले तो करेगी ही, यानी कि साथ में और पेन और डैमेज भी कॉज करेगी। नाउ लोकेशन, द एरिया विथ लेस मसल्स हील डिले लाइक स्किन कवर, एरिया विथ रिच ब्लड सप्लाई हील फास्टर। बॉडी के जिस भी पार्ट में इंजरी हुई है अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई है, अगर वो हाई है तो वो वुंड जल्दी हील हो जाएगा, और अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई लो है तो वो वुंड जो है वो धीरे हील होगा। नाउ अब हम बात करेंगे सिस्टमिक फैक्टर्स की। तो लोकल फैक्टर्स को तो हमने समझ लिया जो कि डायरेक्टली रेट ऑफ हीलिंग को अफेक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिस्टमिक फैक्टर्स की। सिस्टमिक फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द इंट्रेंसिक फैक्टर्स, यानी कि ये इंट्रेंसिक फैक्टर्स यानी कि अंदर के फैक्टर्स को, या अंदर हमारी बॉडी के अंदर ही अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से वुंड हील नहीं हो पा रहा है, उन फैक्टर्स की बात हम करेंगे सिस्टमिक फैक्टर्स में। इंक्लूडिंग, ये क्या क्या इंक्लूड करके चलता है, एज, हार्मोन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेटरी फैक्टर्स। तो ये सारे हमारे पास कॉजेज़ होते हैं सर्कुलेटरी फैक्टर्स के। एक एक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। विटामिन सी डेफिशिएंसी इनहिबिट कोलेजन सिंथेसिस। हमें पता ही है वुंड हीलिंग को प्रॉपरली वर्क करने के लिए कोलेजन का प्रॉपरली काम करना ज़रूरी है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है पेशेंट के अंदर या किसी पर्सन के अंदर तो वहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, उस वजह से वुंड हीलिंग को अफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रोटीन एंड डेफिशिएंसी ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स लाइक जिंक एंड कॉपर, अगर जिंक और कॉपर की डेफिशिएंसी है तो भी वुंड हीलिंग डिले हो सकती है। नाउ सर्कुलेटरी फैक्टर्स, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी फैक्टर्स की, यानी कि इनएडिक्वेट या ब्लड सप्लाई कैन इम्पेयर वुंड हीलिंग, यानी कि इनएडिक्वेट का मतलब होता है अबनॉर्मल। अगर कहीं पे अबनॉर्मल ब्लड सप्लाई है या फिर जहाँ पे कहीं पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपको वुंड हीलिंग डिले देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक स्टेटस, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिक स्टेटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस इज एसोसिएटेड विथ डिलेड वुंड हीलिंग। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके अंदर वुंड हीलिंग डिले देखने को मिलेगी। नाउ हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट कोलेजन सिंथेसिस। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है अगर वो बॉडी के अंदर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगा, और कोलेजन सिंथेसिस नहीं होगा तो वुंड हीलिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नाउ एज, वुंड हीलिंग डिले इन ओल्ड एज कंपेयर टू यंग इंडिविजुअल। जो वुंड हीलिंग का प्रोसेस है वो ओल्ड एज वाले पर्सन के अंदर धीरे होता है और यंग एज वाले के अंदर फास्ट होता है। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टमिक और लोकल फैक्टर्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।